जय हिंद मित्रों। भारत का लोकतंत्र मेरी समझ में खतरे में है और माफिया के आगोश में है, जैसा मैं समझता हूँ। और इसका कारण यह है कि जब मैं लोकतंत्र को अस्थायी बनाने के संबंध में, निर्वाचन आयोग के संबंध में सोचता हूँ, तो वर्तमान कालीन कार्य प्रणाली और चुनाव आयुक्त के कार्यकलाप से यह महसूस होता है कि लोकतंत्र माफिया के आगोश में है। क्योंकि पूर्व काल में कितनी सरकारें आई और गईं। 2014 के पहले चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती थी, उसमें 3 की संख्या में कॉलेजियम के सदस्य होते थे, जिसका प्रथम प्रधानमंत्री होता था, दूसरा प्रतिपक्ष नेता होता था और तीसरा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य आयुक्त होता था। इन तीनों के द्वारा निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता था और उसमें आयुक्त चुने जाते थे। दो 2014 के पहले यह प्रक्रिया सही थी और इन तीनों के मत से किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी का चयन किया जाता था। लेकिन उसके बाद पारदर्शी विचारधारा को दरकिनार करते हुए दो 2014 से आई सरकार में बिल्कुल उच्चतम न्यायालय के निर्णय को भी नकारा गया। सरकार ने उनके निर्णय को नकार करके अध्यादेश जारी किया और बिल्कुल पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य आयुक्त को कॉलेजियम से बाहर कर दिया। प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और एक अन्य मंत्री का चुनाव करने का प्रावधान ला दिया गया, जिससे यह जाहिर होता है
कि सत्ता में रहने वाला बहुमत में होगा और नेता प्रतिपक्ष की कोई गिनती नहीं रहेगी, मनमानी होती रहेगी। उसी के अनुसार निर्वाचन आयुक्त का चुनाव हुआ और पक्षपातपूर्ण रवैया के चलते गत समय में जो 2-3 निर्वाचन आयुक्त होते थे उसमें से एक जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस समय निर्वाचन आयोग बिल्कुल मनमानी कर रहा है। कोड ऑफ कंडक्ट पर ध्यान नहीं दे रहा है। किसी भी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं होती है और सत्ता के पक्ष में निर्वाचन आयोग काम कर रहा है। मतदाताओं के मत का एक तरह से तिरस्कार किया जा रहा है। ईवीएम की हेराफेरी की जा रही है। जीतने वाले को हरा करके सत्ता में बने रहने की कोशिश की जाती है और सफलता भी पाई जाती है। यह स्थिति है। मेरा यह कहना है कि जब जापान ने ईजाद किया ईवीएम का, तो जापान ने क्यों उसे नकार दिया, यह सोचने की बात है। अन्य देशों ने भी ईवीएम को नकारा है और बड़े बड़े जो देश हैं बैलेट पेपर पर ही चुनाव कराते हैं, जहां निष्पक्ष चुनाव होता है। लेकिन भारत में ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिज्ञ जिन्हें कहा जाता है वे दरकिनार किए जा रहे हैं और व्यापारिक राजनीतिज्ञ जिनका काम ही व्यापार करना है और पैसा कमाना है, इसमें सत्ता में आ गए हैं और मनमानी कर रहे हैं। धर्म और जाति का जुमला पढ़ाया जाता है, हिंदू मुसलमान का जुमला पढ़ाया जाता है और भोले भाले मतदाता इस जुमले में भूल जाते हैं। इसका भी प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह लोकतंत्र जो है इन नेताओं के द्वारा बंधक बना लिया गया है और ये नेता जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। गत लोकसभा चुनाव में 240 सांसदों का जीतना भाजपा के लिए एक सबक है। इससे जाहिर होता है कि 240 के अलावे जितने भी मतदाता हैं सब ने भाजपा को नकारा और अपना मतदान किया। लेकिन दो ऊंट दो तरफ से आ करके अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के भाजपा के साथ सट गए और इन दोनों के चलते सरकार अभी तक कार्यरत है, जिसके द्वारा देश के विकास के लिए शिक्षा प्रणाली, रोजगार के लिए
उद्योगों का निर्माण करना और शिक्षित सक्षम नवयुवकों को सेवा में लाना, ये जो 3 काम थे, इस पर ध्यान नहीं है, मनमानी की जा रही है। देश के अंदर पूर्व काल में जितने भी संकाय थे, सबको इनके द्वारा कारपोरेटों के हाथ में बेचा जा रहा है। और इन कारपोरेटों के अंदर युवकों की बहाली जो होती है, उचित तनख्वाह उन्हें भी नहीं मिलती है, मनमानी की जा रही है। और कारपोरेट जब चाहें जिसे चाहें निकाल दें। तो जिस तरह से टीवी चैनलों के एंकर कारपोरेट के मजदूर हैं, बंधुआ मजदूर हैं, और बिना उनके द्वारा सेंसर किए हुए कोई भी समाचार नहीं प्रकाशित किया जाता है। यह बदतर स्थिति है और देश के लिए, लोकतंत्र के लिए घातक है। इसलिए प्रबुद्ध नागरिक भाइयों से अनुरोध है कि आप चिंतन करें, मनन करें, और जो भोले भाले हैं उन्हें भी राह दिखाने का प्रयास करें। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।